हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका 9th क्लास का चैप्टर है। इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर नेम क्या है आपका? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि एक तरह से यहाँ पे सेल की बात की जाएगी, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी की जो लाइफ की जो शुरुआत हुई है या फिर जो पूरा बॉडी का सेटअप है उसके अंदर पूरा क्या है, हमारा सेल्स हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की? तो देखिए, जैसा आपको पता होगा, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले 1665 के अंदर एक इंग्लिश बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने की थी। काफ़ी पुराने समय की बात है ये। उसने क्या यूज़ किया था? उस टाइम पे माइक्रोस्कोप वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने अपना खुद का सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया, मतलब खुद से माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया उन्होंने, जिसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और उसके अंडर उसने कॉर्क का पीस रखा और उसके अंडर इसने ऑब्जर्वेशन की सेल्स की। तो सबसे पहले किसने की डिस्कवरी? आपकी रॉबर्ट हुक ने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका कॉर्क है ये क्या है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट की जो बाहर वाली लेयर होती है सेल्स की, जैसे जैसे प्लांट की लाइफ बढ़ती जाएगी, प्लांट की एज बढ़ती जाएगी, तो वो लेयर मोटी होती जाएगी और उसके जो सेल्स होंगे वो डेड हो जाएंगे। तो जितनी जितनी लंबी टाइम होता जाएगा प्लांट को, जितनी उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी, तो धीरे 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 ये कॉर्क मोटी होती जाएगी। तो उन डेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल्स। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो, कुछ टाइम के बाद इसको हम प्लांट की बार्क भी बोल देते हैं, जिसको हम छाल बोलते हैं ना प्लांट की, तो उसी को बोलते हैं हम कॉर्क। और उसका उन्होंने क्या यूज़ किया था? एक पार्ट यूज़ किया था, एक स्लाइस लिया था उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। तो अगर आप बात करें यहाँ पे कि कॉर्क का काम क्या होता है, प्लांट को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और आज के टाइम पे आपने देखा भी होगा लेब वगैरह में हम कॉर्क वगैरह, बोतल वगैरह के ढक्कन होते हैं ना, वो भी यूज़ करते हैं। मतलब ये यूज़ है कि कॉर्क्स का जो यूज़ है उससे हम ना कुछ अपने जो लैब में यूज़ होने वाले कुछ जो ढक्कन वगैरह है वो उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? जैसे कि आपको पता है कि सेल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो पूरी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? वहाँ पे सेल्स होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका, सेल्स कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। जो भी कंपोनेंट होंगे प्लांट और एनिमल्स के, वो सब क्या होंगे? आपके सेल्स ही होंगे। आ सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे कि हम बात करते हैं ना, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, तो इसी तरह हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आपकी सेल है। और ये सेल क्या कर सकता है? इज़ कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा बोलना, चलना फिरना, रिप्रोडक्शन करना, एक्सक्रीशन करना, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, तो उन सभी को कौन कंट्रोल करते हैं? हमारे सेल्स। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। और दैट्स वाई रीज़न हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप हमसे पूछें कि जो सेल्स है क्या सारे एक ही शेप के होते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं? देखिए, शेप और जो साइज है सेल्स का वो अलग अलग होता है, एक्टिविटी अलग करते हैं वो। जैसे नर्व सेल्स का अपना काम है कंडक्शन ऑफ मैसेजेस, उसके बाद आपका फैट सेल है उनका अपना काम है, बोन सेल्स का अपना काम है। तो इनका जो शेप और साइज़ होता है वो इनकी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। नीचे यहाँ पे इन्होंने बोला लास्ट लाइन में, इन फैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो शेप और साइज़ होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर CO2 का अंदर बाहर होना और पानी का अंदर बाहर होना, ये कौन से प्रोसेस है और कैसे ये कंट्रोल होते हैं, कैसे इनकी मूवमेंट होती है? तो देखिए, जो सेल है हमारा, सेल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने सेल बना दिया तो ये बाहर वाली लेयर की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? हर चीज़ सेल के अंदर और बाहर नहीं आ जा सकता। कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ें होंगी जिसको सेल की ज़रूरत है या जो सेल के अंदर एक्सेस में है, वही सेल से क्या होंगे? अंदर बाहर मूव करेंगे। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स कुछ सब्सटेंस की जो मूवमेंट है वो रेगुलेट होगी। हर कोई
चीज़ अंदर बाहर नहीं आ जा सकती। तो पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम मूवमेंट ऑफ CO2। CO2 की मूवमेंट कैसे होगी? देखो, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो एंड प्रोडक्ट है एनर्जी CO2 और वाटर बनता है। तो जो CO2 है सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सेल के अंदर क्या हुई? रेस्पिरेशन। मान लिया ये सेल है आपका और सेल के अंदर आपकी क्या हुई है? रेस्पिरेशन हुई है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन होने के बाद CO2 की कंसनट्रेशन सेल के अंदर क्या है? ज़्यादा है। और सेल के जो सराउंडिंग मीडियम है वहाँ पे कंसनट्रेशन CO2 की क्या है? कम है। तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट, जिसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू CO2 सेल से कहाँ आ जाएगी? बाहर। और ऑक्सीजन की एंट्री कैसे होगी? जैसे कि ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है सेल से और सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? बाहर से अंदर की तरफ। तो इस तरह से मूवमेंट चलती रहेगी हमारे CO2 की और O2 की। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से जो सब्सटेंस है वो किस कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं? लो की तरफ। नेक्स्ट देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर की मूवमेंट कैसे होगी? वाटर की मूवमेंट के लिए भी क्या होगा आपका? जैसे कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है तो ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो आपका वाटर है वो सेल के अंदर और बाहर हो जाएगा। जैसे मान लिया ये सेल है आपका और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की एंट्री सेल के अंदर हो जाएगी और सेल से बाहर भी हो जाएगी, जैसे कि रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ओस्मोसिस प्रोसेस बोलिएगा आप। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्यों बोलते हैं इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? देखिए आपको बिल्कुल अलग से हेडलाइन बताई गई यहाँ पे, बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है? सेल के अंदर और बाहर जो मूवमेंट है सब्सटेंस की उसको रेगुलेट करती है। मतलब हर चीज़ को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करती और हर चीज़ को सेल से बाहर आने के लिए अलाउ नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर जाने देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो इनका साइज़ क्या होता है? स्मॉल होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है रेंज 1 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर, 1 to 10 माइक्रोन मीटर। और यूकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है, 5 to 100 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूक्लियर रीजन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो कैसा होता है? वहाँ पे पुअरली डिफाइंड होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड, और वहाँ पे एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड करेगी किसको? न्यूक्लियर, जो भी न्यूक्लियर रीजन है उसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन है उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। किसको? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लिखा हो ना आपका, ये न्यूक्लियोइड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं यहाँ पे? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर वो क्या होते हैं? सिंगल। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं आपके? एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। हाउ मैनी? 23। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। देखिए जैसे कि आपने चैप्टर को थोरोली रीड किया होगा तो आपको पता चला होगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ER है, ये आपकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम द 2 सेल ऑर्गेनल्स डेट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? कोई ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल जिनका खुद का DNA है और खुद के राइबोसोम है। देखिए वैसे तो जो DNA वगैरह है वो कहाँ होता है? जैसे मान लिया ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका? क्रोमेटिन मटेरियल होता है और यहीं पे क्या होते हैं आपके? यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर की बात नहीं हो रही है, न्यूक्लियस से बाहर वाला रीजन, मतलब जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा, मतलब ये वाला पार्ट जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसे कौन से 2 ऑर्गेनल हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं और जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये खाली किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। P से प्लास्टिड आप याद रखें, प्लांट्स के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल का सेटअप था, सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस वगैरह है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह थे, अगर वो सेटअप किसी भी कारण की वजह से, लाइक फिजिकल या फिर केमिकल, ठीक है, फिजिकल भी रीज़न हो सकता है या फिर आपका केमिकल भी रीज़न हो सकता है, अगर उसकी वजह से वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस आ जाता है, कोई चेंज आ जाता है, तो क्या होगा। देखिए आपको पता है जैसे कि ये सेल है, सेल ही हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, सारे फंक्शन यही कंट्रोल करता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर सेल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी की वजह से, तो सेल की जो काम करता है ना, जो सेल की जो एबिलिटी है फंक्शंस को परफॉर्म करने की, लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, वो अफेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, ठीक है। तो मीन्स अगर सेल के सेटअप में आपका कोई भी दिक्कत आ जाती है किसी फिजिकल बैरियर या केमिकल की वजह से, तो सेल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारे न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन, वो प्रॉपर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। लाइजोसोम एक सेल ऑर्गेनल है और इनको बनाता कौन है, आपकी गोल्गी बॉडीज़ बनाती हैं। इसको सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, तो देखिए क्यों बोलते हैं। पहले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की गई है। जो लाइजोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब वेसल्स जैसे थैले होते हैं और उनके बाहर एक लेयर है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। इनके अंदर ना बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है अगर बाहर से कोई भी चीज़ आए उसको ख़त्म कर देना, तोड़ देना उसको। कोई भी फॉरेन चीज़ जाए, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे फूड के साथ, कोई माइक्रोब की एंट्री होती है, तो इसके जो एंजाइम है, पावरफुल एंजाइम, वो उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कई बार तो ये इतना हेल्पफुल है कि ये क्या करेगा, अगर मान लिया सेल ने ही काम करना छोड़ दिया या सेल की फंक्शनिंग में कोई भी दिक्कत आ गई है, मान लिया ये सेल है, इसकी फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, तो ये जब जैसे मान लिया यहाँ पे आपका है लाइजोसोम, सेल के अंदर ही होगा लाइजोसोम, तो ये क्या करेगा, अपने जो बैग है उसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा, तोड़ देगा अपने बैग को। सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे, और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पे फैल जाएंगे, इस बैग से निकल के ये फैल जाएंगे आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के आसपास, और पूरे सेल को ही क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। पूरे सेल को ही क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे कि होता है ना हमारे बॉडी में कोई सेल काम नहीं कर रहा है, तो उस सेल को खात्मा कौन करेगा, हमारे सुसाइडल बैग यानी कि लाइजोसोम्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। सुसाइड मतलब इसको हिंदी में बोलती है आत्मघाती थैली, ठीक है। ऐसी थैली होती है जिसके अंदर आपके एंजाइम्स भरे होते हैं और जब ज़रूरत होती है तो वो खुद के सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कहाँ पे होती है, तो देखिए प्रोटीन बनाने का जो मेन काम है वो राइबोसोम्स करते हैं। कौन करते हैं प्रोटीन बनाने का काम, आपके राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स होते कहाँ पे, बस आपको अब लोकेशन बतानी है। देखिए कुछ राइबोसोम्स तो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ राइबोसोम्स आपके न्यूक्लियस के अंदर फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ राइबोसोम आपकी सेल ऑर्गेनल्स होती है ना, RER, वहाँ पे भी जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं RER के साथ। तो ये लोकेशन बता दी आपको। और होते क्या, एक बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम्स, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। फ्री स्टेट में मिलते हैं, सस्पेंडेड स्टेट में भी मिलते हैं, और किसी दूसरे ऑर्गेनल के साथ अटैच फॉर्म में मिलते हैं। मेन काम क्या होता है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, ठीक है। और ये बने किस चीज़ से होते हैं, ये बने होते हैं आपके RNA से, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये किस चीज़ से बने होते हैं, RNA से, और प्रोटीन बनाने का इनका काम होता है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। Thanks for watching.